आज हम बात करेंगे कश्मीर के टॉपिक को लेकर। कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में था, लेकिन कुछ बयानों की वजह से सुर्खियों में था। और ये मेरे को लगा कि बहुत बेहतरीन मौका है जेन ज़ी को और ऐसे लोगों को कुछ याद दिलाना और पाकिस्तानी भाइयों को भी ये बताना कि तुमने कश्मीर खो दिया है और तुम्हारी हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। 1971 में तुम्हारी जो शिकस्त हुई थी, जिसमें पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूटा था, अब की बार जो कश्मीर में तुम्हारी शिकस्त हुई है, इससे पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट जाएगा। और ये तुमको या तुम्हारे हुक्मरानों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, आसिम मुनीर को भी मालूम है। पसीना आ रहा है, गलत जगह पर आ रहा है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये वीडियो करने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी की है। एक लड़की जिसकी उम्र इंटरनेट के अंदर 40 साल भी बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जेनजी नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने जो ड्रामा काटा कारगिल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी कारणों से ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था और मैडम ने हंगामा काट दिया और मैडम ने बोला, वी आर जेन जी एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस। तो जेन जी एक एंटाइटलमेंट हो गया है, टॉलरेशन घट गई है, टॉलरेटिंग पावर घट गई है, समझ है नहीं, बैकग्राउंड मालूम नहीं है और कुछ भी कहीं भी बकवास कर दो। ये एक अनोखा ट्रेंड कुछ खास यंगस्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, अच्छे कपड़े पहनना, मोबाइल हाथ में लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर दिमाग भी है। तो दिमाग होना अलग चीज़ है और फ़ोन होना और कपड़े ढंग के पहनना और टूरिस्ट बन के इधर उधर जाना, ये अलग चीज़ है। तो ये इस तरीके की बात करी और इसके बाद इसके जवाब में उमर अब्दुल्ला, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल क्लासिक उसी तरीके से है, जो क्लासिक जो बात कही जाती है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। एग्जैक्टली उसी तरीके से, उसी अंदाज में मैडम ने कहा कि हम जेंजी हैं, हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत वायरल हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन हुए और इस महिला के चक्कर में जो डिस्कशन हुए, एक बहुत अहम चीज़ जो है वो दब गई। और वो कौन सी चीज़ थी? यूएस एम्बेसडर का रिमार्क भारत के अंदर दब गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर बहुत चर्चा हुई है, बहुत टेंशन हुई है, लोगों को बहुत मिर्च लगी है, बहुत ज़बरदस्त सुलगी है। और वहाँ पर वहाँ के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडियोक्रिटी प्रूवन इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने काफ़ी दुख जताया है इस बात को लेकर और काफ़ी टेंस्ड भी नज़र आए अपने रिमार्क्स में जब उन्होंने दिया। अब यूएस के एम्बेसडर सर्गियो गौर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 20 अगस्त 2026 को अपनी श्रीनगर विजिट के दौरान कहा कि कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसको दोबारा बोल लेते हैं। उन्होंने ये कहा, सर्गियो गौर जो भारत के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा 20 अगस्त 2026 को कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सुनते ही पाकिस्तान के अंदर मिर्च ही मिर्च लग गई, चारों तरफ मिर्च लग गई। अब रिमार्क्स, ये जो रिमार्क है, इसकी अहमियत है कि ये ट्रेडिशनली जो यूएस की पोजीशन रही है उससे ये एक डिपार्चर है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल अमेरिका की तरफ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर दिया गया है और इसके चलते पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने जो यूएस डिप्लोमेट हैं आपके इस्लामाबाद में, उनको बुलाकर उनको डिमाश दिया। वहीं महबूबा मुफ्ती सईद हैं, जो कि पाकिस्तान परस्त हैं और कश्मीर के अंदर ये चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और पॉलिटिक्स करती हैं, उमर अब्दुल्ला की विरोधी हैं। और इन्होंने ये कहा कि वॉशिंगटन हमारा कोई लीडर या कोई दादा नहीं है कि हमें उसके हैंडआउट और उसके सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें इस इलाके के अंदर कैसे शांति बहाल करनी है। अब देखिए, महबूबा मुफ्ती सईद ये भी कह सकती थी कि सर्गियों की बात का हम इस्तकबाल करते हैं,
अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात करी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनका हमेशा से स्टांस रहा है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के नैरेटिव को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। तो ये बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड उनका ये स्टेटमेंट था कि यूनाइटेड स्टेट वाज नॉट आवर मास्टर एंड कुड नॉट हैंड आउट सर्टिफिकेट्स ऑन दिस रीजन। वो हमको इस इलाके के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो यहीं से फिर हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान ने ये जंग हार दी है, हार चुका है पूरी तरह पाकिस्तान। अब कैसे ये हारा है, इतनी लंबी जंग चली है और क्या इसके पीछे डिटेल्स हैं, क्यों ये मैं कह रहा हूं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत होती है 1971। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान अब पाकिस्तान है। और इस हार से बौखलाए पाकिस्तानी हुक्मरान, और जिसमें खास तौर पर जनरल जिया, जो भुट्टो को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर इख्तिदार में आए थे 1969 में, उन्होंने 71 वॉर की डिफीट का बदला लेने के लिए एक पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी वाज कॉल्ड ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब कन्वेंशनल वॉर में भारत से जीतना नामुमकिन हो गया था, ये पाकिस्तानी जनरलों को बखूबी समझ आ गया। तो उन्होंने भारत की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हुए भारत के ऊपर प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। और ये प्रॉक्सी वॉर थी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, यानी कि 1000 चीरे लगा के इस देश का लहू बहा के और इस देश को खत्म कर दिया जाए, ऐसा सपना उन्होंने देखा और एक स्ट्रैटेजी बनाई, वॉर बाय 1000 कट्स इनसाइड इंडिया। तो ये इनकी डॉक्ट्रिन थी। और सबसे पहले शतरंज के ऊपर जो सबसे पहली चाल इन्होंने इस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की चली, वो पंजाब में चली। पंजाब के अंदर उनका ये आइडिया था कि पंजाब को एक बहरान में धकेल दो, जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करो, वहाँ पे जो मूर्ख लोग हैं उनको उकसाओ और इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का एडवांटेज लेते हुए एक माहौल बना दो, इंसर्जेंसी छेड़ दो। पंजाब अगर इंसर्जेंसी प्रोन है तो उसका रेमिफिकेशन कश्मीर में भी होता है। अगर कन्वेंशनल वॉर करनी भी पड़ जाए और पंजाब के अंदर अगर बहरान है तो भारतीय सेना को अपनी सेनाओं को कश्मीर के अंदर सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये उनका ये थॉट था, ये उनकी प्लानिंग थी। तो पंजाब के अंदर इन्होंने आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी मिलिटेंसी शुरू करी। गोल था डिस्टेबलाइज पंजाब एंड क्रिएट सेपरेटिज्म, जैसा मैंने आपको बताया। इंडिया की स्टेट ने इसको बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया और 1990 के दशक तक, मध्य तक आप कह लीजिए, पूरी ये आईएसआई की साजिश खत्म हो गई। पाकिस्तान को पंजाब में हार मिली। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। अब बात करते हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई। इंसर्जेंसी शुरू होने से पहले उन्होंने पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पकड़ी और जो गरम दल के जो नेता थे उनको अपने पाले में लिया, उनको बरगलाया, उनको सपोर्ट दी। और सबसे जो बड़ा कांटा था, जो रोड़ा था, वो कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि वो भारत माता का झंडा हाथ में लिए और भारत की नुमाइंदगी करते थे कश्मीर में। कश्मीर के दिल के ऊपर वो राज करते थे। तो सबसे पहला मकसद था कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाना। कश्मीरी पंडितों को उन्होंने भगा दिया, कामयाब हो गए। और फिर शुरू होती है कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी। भारत का 8 माउंटेन डिवीज़न, उसको वैली के अंदर इंडक्ट किया गया और शुरू होता है काउंटर प्रॉक्सी वॉर, भारत का जवाब। अब ये जवाब पिछले 30-40 साल से चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है, इसकी डिटेल में जाने की बजाय हम सिर्फ आंकड़े देख लेते हैं। तो ये आपके सामने आंकड़े हैं। 1989 से 1999 तक 10 साल के अंदर
12,113 आतंकवादी भारतीय सेना ने मार गिराए। 2000 से 2009 तक 12,314। ये 2 दशक बहुत खतरनाक थे। ये वो समय था जब आप हर पत्थर के नीचे ग्रेनेड या एक पिस्टल या राइफल पाएंगे और हर झाड़ी के पीछे एक आतंकवादी पाएंगे। शायद ही कोई ऐसा कश्मीरी घर हो जहां से आतंकवादी ना हो, OGW ना हो, या उसके समर्थन में लोग अपना पैसा ना देते हों। यहां तक कि गर्ल्स को भी आतंकवादियों के लिए पेश किया जाता था, उसको भी जिहाद का हिस्सा बनाया। बहुत ही घिनौना चैप्टर है वो। लेकिन ये 2 दशक बहुत खतरनाक थे कश्मीर के लिए। उसके बाद भारत ने जीतना शुरू किया। 2010 से 2019 के बीच में इन्फिल्ट्रेशन को कम किया गया और वैली के अंदर जो फंसे हुए जो टेररिस्ट थे उनको मारना शुरू किया। ऑल आउट ऑपरेशन चले जिसके अंदर 1,446 आतंकवादी मारे गए और 2020 से 2025 तक यानी कि पिछले साल तक 774 आतंकवादी मारे गए। तो ये 774 आतंकवादी मारे जाने का मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत कम हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट जबरदस्त, और बॉर्डर के अंदर इन चूहों को निकाल निकाल कर मारने की कवायद तेज और सटीक। और ये पूरा आंकड़ा कहां से मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और PIB जो एक संस्थान है, ऑफिशियल डेटा देती है, वहां से ये डेटा लिया गया है। तो ये डेटा बिल्कुल सटीक है फ्रॉम इंडियन आर्काइव्स अगर बोला जाए तो। अब बात करते हैं कि कश्मीर ये सेकंड फ्रंट था। अब पंजाब में तो वो हार गए, पंजाब तो सफल नहीं हुए, तो ये सेकंड फ्रंट जो कश्मीर का था, इन्होंने ISI ने बहुत सारे टेरर कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल के जस्ट पार बहुत सारे इस्टेब्लिश कर लिए, न्यूक्लियर हथियार भी एक्वायर कर लिया। तो उससे उनको एक किस्म से भरोसा मिल गया कि इंडिया कुछ भी करेगा हम पे हमला नहीं करेगा, तो उनको एक गारंटी सी मिल गई, ऐसा उनको लगता था। और फिर उन्होंने खुल के खेले। वो ISI ने खूब प्लानिंग करके बहुत आतंकवादी घटनाएं कश्मीर घाटी के अंदर एग्जीक्यूट कराई और ग्रुप्स बहुत सारे थे, अल फरहान, JKLF और फिर बाद में हिजबुल, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद और अनगिनत अल्लाह टाइगर और ऐसे बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप थे। इनका पूरा मकसद ये था कि यहाँ पर दहशतगर्दी फैला दो, हिंदुओं को तो भगा ही चुके थे, फौज के ऊपर भी प्रभाव डाल दो और पूरे स्टेट मशीनरी को डिसरप्ट कर दो और डिसरप्ट करके इलाके को डिस्टेबलाइज करके उसके ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन भारतीय स्टेट का भी रिजॉल्व बहुत तगड़ा था। भारत ने भी ठान रखी थी कि हम एक एक इंच की डिफेंस करेंगे, दिफा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और उन्होंने एक एक इंच की रक्षा बखूबी करी। कारगिल के अंदर इन लोगों ने प्रयास किया बहुत बड़े इलाके को हथियाने का, लेकिन भारतीय सेना ने 500 से ज़्यादा अपनी शहादत देकर कारगिल की हाइट्स को दोबारा अपने कब्जे में लिया और पाकिस्तान को वहाँ पर भी शिकस्त दी। हमारे हजारों सैनिकों ने वहाँ पर जान दी है। इसके आंकड़े मैंने आपको पेश किए कि किस हिसाब से हमने आतंकवादियों को मारा, और जाहिर सी बात है जब हमने आतंकवादियों को मारा तो हमारी भी खुद की कैजुअल्टी हुई होंगी। तो हमने भी बहुत सारी कैजुअल्टीज़ झेली हैं। आप ये मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर वहाँ पर हमने 10 टेररिस्ट मारे हैं तो एक हमारा जवान भी इस लड़ाई में शहीद हुआ है या शदीद जख्मी हुआ है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। और हमने लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स को जीता, हमने लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक विमर्श किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई और उनका हमने दिल जीता। और इस पूरी कवायद से हमने वहाँ पर वायलेंस के अंदर कमी देखी और धीरे धीरे भारत की जो पकड़ है वहाँ पर फिर से मजबूत हुई और भारतीय सेना और भारतीय तंत्र ने
फिर से कश्मीर के अंदर दिल जीतना शुरू कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ का जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फेरबदल लाने में हम कामयाब हुए। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बदहाली देखते हैं कश्मीरी, तो उनको लगता है कि बच गए बॉस, अगर ये लोग आ जाते और हम उनके चक्करों में फंस जाते तो हमारा क्या हाल होता। शायद अब वहाँ श्रीनगर में भी नारे लगा रहे होते कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, जैसे नारे आपको पीओके में नज़र आ रहे हैं कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान। आपको याद आ रहा होगा कि गिलानी किस तरीके के नारे लगाता था अपने कश्मीर के अंदर जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी करेगी रैली करा करता था कि कश्मीर बनेगा मनहूस पाकिस्तान। तो ये बातें चला करती थी। अब इंडियन आर्मी ने जो कि इस देश की गार्डियन है, गार्डियन ऑफ द नेशन है, काउंटर टेरर ऑपरेशंस और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस 24 आवर/7 चलाए। ये कोई आसान काम नहीं है। आप दिन रात चौकस रहते हैं, बहुत सारी मैन पावर लगती है। इस देश के चप्पे चप्पे से आए सैनिक इस फौज को मनाते हैं और अपना योगदान, अपना बलिदान, अपना पूरा यूथ जवानी लोगों ने इसी में खपा दी अपने देश की रक्षा सुरक्षा करने के लिए। और एक्सट्रीम टेरेन रहा है। इस फोटो में भी आप देखें, टेरेन एक्सट्रीम है, ऊपर बर्फीले पहाड़ हैं। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपर से जा रही है तो इस इलाके में हाई एल्टीट्यूड में भी खड़े होकर संतरी ड्यूटी देना, निगरानी रखना और जहां कहीं भी इन्फिल्ट्रेशन दिखे उसके ऊपर सटीक कार्रवाई करना। और भारतीय सेना का जो करेज है, कमिटमेंट है, सेक्रीफाइस है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये इसी डिटर्मिनेशन के साथ भारतीय सेना कश्मीर के अंदर डटी रही और आज भी डटी हुई है। और यही कारण है कि हम यहाँ पर विजयी हुए। भारतीय सेना का ये अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि हम एक एक इंच पर अपना झंडा गाड़ कर रखेंगे। हम टफेस्ट टेरेन के अंदर दिलेरी से, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देंगे, काम करेंगे, लोगों के दिल जीतेंगे, लोगों के साथ प्यार बांटेंगे, लोगों का भरोसा हासिल करेंगे। और एक ही मिशन है, एक झंडा और एक मुल्क, एक निशान और एक मुल्क, और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। टेररिज्म और अलगाववाद के खिलाफ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अब ये डिसाइसिव जो रिस्पांस रहा है भारत का, जिसकी वजह से ये गेम चेंज हुआ, जिसमें भारत ने जीत हासिल करी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह निस्तेनाबूद कर दिया। वहाँ पर जो टेरर कैंप्स थे उनको भी टारगेट किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाले थे उनको निरंतर उनके ऊपर प्रहार करते रहे। अननोन गनमैन्स ने वहाँ पर बैठे जितने भी टेरर आउटफिट के लीडर्स हैं उनको धीरे धीरे मारना शुरू किया। हमने अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एयर अटैक्स भी करे। उड़ी का हमला हमको याद है, बालाकोट का हमला हमको याद है, और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर किया जिसके अंदर उनके जो मरकज़ थे, जो टेरर हब्स थे, उनको भी किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, ये भी हमारे सबके सामने है। और इंटेलिजेंस गैदरिंग के तरीके भी नए नए ईजाद करे गए और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अब ये हमारी क्या प्रॉमिस है इस देश के लिए? हमारे देश के लिए ये प्रॉमिस है कि वी स्टैंड बाय आर सोल्जर्स। हमारी एज इन हम जो सिविलियन है, अब हम भी सिविल में हैं तो हम भी एक सिविलियन है, और हमारी क्या प्रॉमिस है वो ये है कि वी स्टैंड बाय आवर सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। वी विल सपोर्ट, वी विल स्ट्रेंथन एंड वी विल नेवर लीव देम बिहाइंड। हम अपने फौजियों के साथ खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, हम उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम इस देश को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हमारा जो पास्ट है, जो हमारा ऑनर है, उसको रिगेन करेंगे और अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल जो है हम सुनहरे अक्षरों से लिखेंगे।
सो वी द इंडियन आर्मी की तरफ से है कि हम इंडिया के सैनिक हैं और वी आर अनस्टॉपेबल। चाहे वो हमें कोई भी बलिदान देना हो हम देंगे। हम ट्रेंड हैं किसी भी हालात में लड़ने के लिए और हम लड़ेंगे। ऊंची से ऊंची पहाड़ी हो, गहरी से गहरी खाई हो, कोई भी फ्रंटियर हो, हम हमेशा मुस्तैद रहेंगे। हम देश के साथ हैं, देश के लिए हैं हमेशा, आज भी, कल भी और हमेशा। विक्ट्री इज आवर डेस्टिनी, विक्ट्री हमारी डेस्टिनी है, यही एक अंडरलाइन फैक्टर है हमारा। तो ये थी कहानी कि कैसे हमने पाकिस्तान को हरा दिया। अब पाकिस्तान पूरी तरह हार चुका है और जैसा मैंने कहा कि ये मुल्क अब और टुकड़ों में टूटेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बल्तिस्तान में नारा लग रहा है पीओके बनेगा हिंदुस्तान। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर आज़ादी की आवाज़ उठ रही है, वहाँ पर नारे लग रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और बलूचिस्तान ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, 90 से ज़्यादा फीसदी इलाके पर वहाँ की फ़ौज और पुलिस की कोई नहीं सुनता, उनकी नहीं चलती और अपने मन चाहे टारगेट्स के ऊपर वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हमला कर रहे हैं। अब रह गई बात पंजाब की और सिंध की, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे लोगों को अक्ल आ रही है। इमरान खान को जिस तरीके से जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया और हजारों लाखों की तादाद में उसका एक झलक पाने के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हुए और कैसे फूल बरसाए, ये सब विजुअल्स हम सब ने देखे हैं। तो वो भी एक दास्तान वहाँ पर भी लिखी जा रही है और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और जल्द होंगे और भारत पूरी तरह से ही विजयी रहेगा। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको ये अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।